जरा सोचिए, जब राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछता है तो उसके जवाब सिर्फ कानूनी तफरीह नहीं होते, वो देश के कानूनी और राजनीतिक मंजर को भी बदल देते हैं। ऐसे ही एक रीसेंट डेवलपमेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि राज्य के गवर्नर या राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी सहमति देने के दायरे में कितने समय तक चुप रह सकते हैं। क्या वो अनंत समय तक डिले कर सकते हैं या कोई सीमा है? ये सवाल उन 14 पॉइंटेड लीगल क्वेश्चंस में से एक था जो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। पर क्या ये पहली बार हुआ था और क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए बाउंडेड है? आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं था जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मशवरा मांगा हो। पिछले 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट को टोटल 15 बार ऐसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस मिले हैं जहां राष्ट्रपति ने किसी उलझन भरे सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी हो। इन्हीं में से कुछ रेफरेंसेस ने हमारे संविधान के पहलुओं को ही दोबारा से डिफाइन किया, तो कुछ ऐसे भी रहे जिनके ऊपर कोर्ट ने जवाब देना ही ठीक नहीं समझा। आइए देखते हैं कि क्या थे वो रेफरेंसेस। सबसे पहला रेफरेंस आया था 1951 में इन रिप्लाई टू दिल्ली लॉज एक्ट के नाम से। 7 जज की बेंच थी और राष्ट्रपति का ये सवाल था कि क्या पार्लियामेंट अपने लॉ मेकिंग पावर किसी और को दे सकता है। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि पॉलिसी बनाने का काम सिर्फ पार्लियामेंट का है, लेकिन एंसिलरी काम जैसे रूल्स बनाना वो डेलीगेट किए जा सकते हैं। ये जजमेंट एक तरह से डेलीगेशन के स्कोप को डिफाइन करता है जो आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रेफर किए जाते हैं। उसके बाद 1958 में केरला एजुकेशन बिल का रेफरेंस आया। ये बिल जो माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काफी असर डालने वाला था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये माइनॉरिटीज के आर्टिकल 31 राइट को वायलेट करता है। इस केस में एक और इम्पोर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की कि राष्ट्रपति किसी ऐसे क्वेश्चन पर भी रेफरेंस कर सकता है जो आगे जाकर लीगल डिस्प्यूट बन सकते हो। 1960 में बेरूबारी केस में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था टेरिटरी एक्सचेंज का। प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या ऐसे एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, और पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करके काम किया। ये केस हमारी फॉरेन पॉलिसी और फेडरल स्ट्रक्चर दोनों पर असर डालने वाला था। फिर आया सी कस्टम्स एक्ट केस 1963। यहाँ आर्टिकल 289 का सवाल उठा जो स्टेट्स को यूनियन के कुछ टैक्सेस से इम्यूनिटी देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी से कहा कि ये इम्यूनिटी सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस तक लिमिटेड है, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि कस्टम्स ड्यूटी। ये डिसीजन फिस्कल फेडरलिज्म के लिए एक लैंडमार्क माना जाता है। 1964 में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेफरेंस भी आया था केशव सिंह के केस में। ये सवाल ये था कि क्या एक स्टेट असेंबली हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है अगर वो उसकी कंटेम्प्ट करे। कोर्ट ने कहा कि नहीं। ये डिसीजन भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए एक सॉलिड प्रेसिडेंट बन गया था। फिर 1974 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर एक रेफरेंस आया। अगर एक स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाए इलेक्शन से पहले तो क्या उसके मेंबर्स वोट कर सकते हैं? कोर्ट ने क्लीनली बोला कि डिसॉल्व्ड असेंबली के मेंबर्स वोटिंग राइट्स लूज कर देते हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि एक इनकम्बेंट प्रेसिडेंट अपने टर्म के बाद तब तक बने रह सकते हैं जब तक कोई सक्सेसर शपथ ना लेता। ये क्लैरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी के लिए जरूरी थी। 1978 में भी स्पेशल कोर्ट्स बिल पर एक रेफरेंस आया था। सवाल था कि क्या पार्लियामेंट स्पेशल कोर्ट्स बना सकता है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपील एंटरटेन करने का अधिकार दे। कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट को ये पावर है। ये डिसीजन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। 2001 में जम्मू एंड कश्मीर के रीसेटलमेंट बिल पर रेफरेंस आया था जो पाकिस्तान से वापस आने वाले लोगों के लिए था, लेकिन इस पर कोर्ट ने जवाब देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये बिल तो 1982 में ही एक्ट बन चुका है और अब कोर्ट इस एडवाइजरी जुरिडिक्शन में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये रेफरेंस प्रोसीजरल और लेजिस्लेटिव डिलेस का क्लासिक एग्जांपल है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट का केस 1991 में प्रेसिडेंट ने रेफरेंस के थ्रू दिया था कर्नाटका के ऑर्डिनेंस की लीगैलिटी पर। यह डिस्प्यूट इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग का था। कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ट्राइब्यूनल ने इंटरिम ऑर्डर दिया था जो लीगली इन्फोर्सिएबल है और स्टेट लेजिस्लेचर उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। ये रेफरेंस फेडरल वाटर डिस्प्यूट्स के कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट था। 1998 में भी सबसे फेमस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया 3 जजेस केस। यहाँ पे पूरा फोकस जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स पर था। क्या चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन का मतलब एक से ज्यादा जजेस से मशवरा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सीजीआई की कंसल्टेशन का मतलब कलेक्टिव कंसल्टेशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे और ये कोलेजियम का बर्थ मोमेंट था। ये डिसीजन आज तक जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का बैकबोन है। 2001 में गुजरात ने एक कानून बनाया, गुजरात गैस रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2001, जिसे लेकर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या नेचुरल गैस एक यूनियन सब्जेक्ट है।
या गुजरात जैसे स्टेट्स इस पर कानून बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इसका जवाब दिया कि नेचुरल गैस एंट्री 53 यूनियन लिस्ट का हिस्सा है और ये पूरा देश का रिसोर्स है, इसीलिए सिर्फ यूनियन रेगुलेट कर सकता है। स्टेट लिस्ट का एंट्री 25 सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गैस तक सीमित है, इसीलिए गुजरात का लॉ अल्ट्रा वायरस था। 2002 में गुजरात असेंबली को डिसॉल्व किया गया था और इलेक्शंस 6 महीने के अंदर नहीं हो पाए थे। प्रेसिडेंट ने इस पर पूछा था कि क्या आर्टिकल 174(1) जो सेशन में गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं होने देता, इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 174 फंक्शनल असेंबली पे लागू होता है, ना कि डिसॉल्व पे, और इलेक्शन कमीशन के काम आर्टिकल 324 के अंडर होते हैं, जो अलग डोमेन है। साथ ही कोर्ट ने 143 का स्कोप समझाया कि प्रेसिडेंट के रेफरेंसेस के फैक्ट्स जो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है और कोर्ट फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज में नहीं जा सकता। 2012 में 2G स्कैम के बाद एक और रेफरेंस आया कि क्या ऑक्शन ही नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेट करने का एकमात्र तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्शंस प्रेफर्ड हो सकते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं, और हर सेक्टर और सिचुएशन में अप्लाई करना जरूरी नहीं है। आर्टिकल 143 पर कोर्ट ने कहा कि पुरानी जजमेंट्स को क्लैरिफाई करना, रीस्टेट करना या नए कंटेक्स्ट में समझाना परमिसिबल है, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन के। अब 2016 में पंजाब ने रावी ब्यास नदियों के पानी बांटने वाले 1981 एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया था, जिस पर प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या ऐसा यूनिलेटरली करना वैलिड है। कोर्ट ने इस पर स्ट्रिक्ट जवाब दिया कि पंजाब अपने ऑब्लिगेशन से पीछे नहीं जा सकता और एक पार्टी अपने फेवर में लॉ बना के डिक्री को नलिफाई नहीं कर सकती, इसीलिए पंजाब एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और अब 2025 में हम वापस आर्टिकल 143 का एक नया रेफरेंस पे खड़े हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू ने गवर्नर और प्रेसिडेंट के बिल असेंट देने के टाइम लिमिट्स पर क्लैरिफिकेशन मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के केस में कुछ टाइमलाइंस फिक्स की थी और प्रेसिडेंट का ये रेफरेंस उन गाइडलाइंस को फाइन ट्यून करने के इरादे से हो सकता है। लेकिन अगर पिछले रेफरेंसेस का पैटर्न देखें तो एक बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट्स को ओवरराइड करने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन उनमें रिफाइनमेंट जरूर करता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग नुआंस है कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है जहां गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर किया हो। कोर्ट का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि ओपिनियन को इम्प्लीमेंट किया जाए, वरना वो अपना स्टांस और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। जब राष्ट्रपति रेफरेंस भेजता है तो कोर्ट पहली बात ये देखता है कि क्या ये एक जेन्युइन लीगल डाउट है या पॉलिटिकल गैम्बिट। कोर्ट ने 1978 के स्पेशल कोर्ट्स बिल रेफरेंस में क्लियरली बोला था कि अगर प्रेसिडेंट का रेफरेंस पार्लियामेंट के काम में इंटरफेरेंस लगे तो कोर्ट रेफरेंस वापस भेज सकता है। पर जब रेफरेंस क्लियर लीगल क्वेश्चंस उठाता है जिसका एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट नहीं है, तब कोर्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक और चीज जो हर बार रिपीट होती है वो ये है कि कोर्ट्स फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि रेफरेंस में दिए गए हैं। वो उन फैक्ट्स की सच्चाई या पॉलिटिकल मोटिव्स पर सवाल नहीं उठाता, जैसे कि 1974 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन केस में ऑब्जर्व किया गया। इस पुरानी ट्रेडिशन में हर बार नए कंटेक्स्ट के साथ एक नया पर्सपेक्टिव से कोर्ट ने देश के सबसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज का जवाब दिया है, चाहे वो टेम्पल मॉस्क डिस्प्यूट हो, इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग हो या जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स का मॉडल हो। और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आंसर्स में सिर्फ टेक्निकल लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं दिए, बल्कि देश के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया है। What are your views about the presidential reference under the Constitution? Share your views and keep following Law Chakra.